A very warm welcome to all of you on Aapka Radio call. We have a very special guest, and this time I really mean it, because we have the AAP Observer of Karnataka and National Council member Romi Bhatti with us. And it's very special for me because it's from my state. I'm from Karnataka, and Romi Bhatti is in charge there. So very warm welcome to you, sir. Thank you. Namaskar. Let me start with asking you, your journey into activism was pretty early with IAC, and then you went into AAP. So can you tell us how you got into activism? Actually, मैं एक बिजनेसमैन था, एंड मैं करंट सिस्टम से बहुत ही फेडअप था. मेरा चाइना में एक छोटी सी फैक्ट्री रन करता था, हांगकांग में एक ऑफिस था, कंटिन्यू ट्रेवलिंग, और जो मुझे वहाँ पे करप्शन को लेके इंडिया में जब मैं कुछ भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा होता था तो जो फेस करना होता था वो मेरे लिए बड़ा इरिटेटिंग था एंड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था. जब अन्ना जी मूवमेंट पे बैठे तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता. एंड मैं भी वही बिजनेसमैन था जो होप खो चुका था, वही एक ग्रोइंग बिजनेसमैन कह सकते हैं कि जो अब देश के सिस्टम से जिसका विश्वास उठता जा रहा था कि ये सिस्टम में आपको बिना रिश्वत दिए, बिना भ्रष्टाचार किए कुछ नहीं बदल सकता. तो मैं यहाँ से, मेरी फ्लाइट थी हांगकांग, मैं हांगकांग चला गया. अन्ना जी का दूसरा या तीसरा दिन था, आई थिंक सेकंड और थर्ड डे. सो वहाँ 3-4 दिन ऐसे निकल गए. एक दिन मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट पे बैठा तो वहां पे सभी इंडिया न्यूज चैनल चल रहा था, तो उस पर मैंने देखा कि अन्ना जी का आज अनशन का 7वां या 8वां दिन, 7th और 8th डे. तो मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि यार 7-8 दिन कोई कैसे भूखा रह सकता है, एंड एक करप्शन के लिए. एंड थोड़ी थोड़ी वेव क्रिएट हो रही थी, कुछ कुछ जगह पे लोग ना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे. सो फिर मैं अपने बिजनेस में वहां पे बिजी हो गया, फैक्ट्री में सब में लगा रहा. तो 3-4 दिन बाद मैं फिर चाइना में एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोग लंच करने के लिए गए क्लाइंट के साथ. तो वहां पे जी न्यूज चैनल पे मैंने देखा कि आज अन्ना का ये है, और बॉम्बे में प्रोटेस्ट हो रहा है, बेंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहा है, हैदराबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया मुझे लगा, और वेव बहुत बड़ी थी. तो तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि बॉस, मतलब इंडिया जो मैं सोचता हूँ वही मांगते हैं बाकी सब लोग भी, तो आपको चेंज होगा एंड मुझे सपोर्ट करना चाहिए. नेक्स्ट 2-3 डेज बाद मैं स्पेशली नहीं आया था उस टाइम के लिए, मतलब मेरा इंडिया आना ही हुआ. मैं आया और मैंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. मैं रेगुलर वहाँ पे कैंडल मार्च, वहाँ पे पानी के लिए सप्लाई देना, लोगों के लिए बैठने का इंतजाम, उस टाइप से मैं सब करता रहा. कभी इंडिया गेट जाते, कभी रामलीला, और ये सब हमारा चल रहा था. फिर हम लोगों ने एक पार्टी बनाने का निर्णय लिया. तो मैं इस निर्णय से बहुत खुश नहीं था, इस डिसीजन से मैं खुश नहीं था. मैं चाहता था कि हम इसको मूवमेंट ही रखें. अगर हम पार्टी बनाएंगे तो बाकी पार्टियों की तरह ही सब हो जाएंगे, जैसे राजनीति करते हैं लोग. एंड मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली बताऊं तो उस टाइम बैक पे हो गया कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी. मैं तो अगर मूवमेंट चलेगा तो मैं इसमें किसी भी हद तक जाऊंगा, मुझे अपना सब कुछ छोड़ना होगा, बंद करना होगा, मैं करूंगा. एंड ऑलमोस्ट मैं उस मूड पे आ भी गया था कि मुझे सब कुछ बंद करना है तो मैं करूंगा, लेकिन इस मूवमेंट के लिए अपना सब कुछ करूंगा. और ऐसा फीलिंग था कि अब देश कुछ कह रहा है, अब देश कुछ मांग रहा है, वो बलिदान ही समझो कि मेरे बिजनेस का हो, एंड मैं वो शख्स बन सकता हूँ कि जो इस देश को, इस करप्शन से, जो ये अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जो ये सिस्टम बिगड़ रहा है, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ. सो मैं उस मोड पे आ गया. लेकिन जब पार्टी बनी तो मैं थोड़ा सा नाराज था अंदर से. फिर आफ्टर 6 मंथ मुझे लगा कि नहीं, अब हमने 1 साल 2 साल ये सब किया है, मेहनत की है, तो हम सब लोगों को साथ में रहना चाहिए. एंड फिर मैं पार्टी में एक्टिव हो गया. Okay. So you're also from a farming community, right? So yes, in Delhi. हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम दिल्ली के हैं. एंड जो दिल्ली हाइट्स जिनको बोलते हैं, जो सराउंडिंग आउटर दिल्ली में हम लोग बसे हुए हैं, आज भी इसको विलेज ही बोलते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं. तो हम लोगों के यहाँ पे फार्मिंग होती थी, एंड हम लोग गाय भैंस चरा के उनका दूध लेके, मिल्कमैन थे हम लोग.
दूध सेल करने के लिए, मिल्क सेल करने के लिए सिटी में, दिल्ली में लोग जाते थे। तो हम उस कम्युनिटी से हैं और उसी तरह से बिलोंग करते हैं। और आज भी हमारे यहाँ पे फार्मिंग होती है, मतलब मेरी दिल्ली में नहीं होती, हम लोगों के फरीदाबाद में खेती है, हम लोग वहाँ पे खेती भी करते हैं। So you're probably aware of both the city issues and farming issues. यस यस, आई नो so वेरी वेल, क्योंकि मैंने अपने हाथ से सब कुछ किया है। खेती भी मैंने अपने हाथ से की है, फार्म मिल्कमैन जो गाय भैंस पालते हैं उनको भी मैंने अपने हाथ से दूध सेल किया है। तो मैं ये जानता हूँ कि बेसिकली दिल्ली की क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड दिल्ली को लास्ट 30 ईयर में जो ग्रो किया है ना दिल्ली ने, कि वो गांव से शहर बन गया, वो भी मैंने अपने सामने देखा है। तो किस तरह से चेंजेस हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को बढ़ावा मिला है, किस तरह से लोग यहाँ पे बाहर से लोग माइग्रेट होकर दिल्ली में आए हैं, वो सब मेरे सामने हुआ है। So how do you see the farmers' protest? Like, are there any reforms that the farming community needs that we can, like, all around the world, you see farmers given a lot of high subsidies and a lot of help. So what kind of help do the farmers need to kind of really do well in this new world? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पहली बात, फार्मर्स को चाहिए क्या, वो हमें फार्मर्स से पूछना है। हमारे गवर्नमेंट क्या सोचती है, उससे फार्मर्स की लाइफ में आज तक कोई चेंजेस नहीं आया। जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने फार्मर्स के नाम पे, गरीबों के नाम पे, किसानों के नाम पे सिर्फ पॉलिटिक्स की है। एंड अभी ये जो नया फार्मर्स बिल लाके आपने बिना उनसे कोई भी सलाह किए, डिस्कशन किए, उनको एनरोलमेंट नहीं किया आपने, जस्ट एक नया फॉर्म लाके, बिल लाके आपने लेके आ गए। सो ये बात अभी सब अच्छी तरह से जान गए कि ये बिल फार्मर्स के 100% अगेंस्ट है। एंड लेटर ऑन इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट फार्मर्स की लाइफ पे आने वाले हैं। अभी आप देख लीजिए 1-2 साल में इसके वो दिखने लगे हैं। तो गवर्नमेंट को इसको वापस लेना चाहिए। एंड अगर कुछ उसको वाकई सीरियस है वो फार्मर्स की लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो फार्मर्स से डिस्कशन करके फार्मर्स के अकॉर्डिंग कोई बिल लेके आए, कोई सब्सिडाइज ले। एंड एमएसपी को आप खत्म कर देंगे तो एमएसपी तो सबसे जरूरी है कि हर चीज की एमआरपी है। लेकिन जो फार्मर्स अपना 4 मंथ 5 मंथ, देखिए इंडिया में ऐसे बड़े फार्मर्स बहुत कम हैं। मीडियम क्लास के फार्मर हैं जो खुद मजदूरी करते हैं अपने खेतों में, और उनके साथ में 5 मजदूर वो हायर करते हैं। तो हमें सोचना होगा वो सिचुएशन। तो उन लोगों के पास तो एमएसपी भी नहीं है। अगली बार कौन सा उद्योगपति उनसे किस रेट में, किस प्राइस में अनाज खरीदेगा या किस रेट में उनकी फसलें खरीदेगा, उनको नहीं पता। तो ये तो बहुत ही गलत है। True. So you also state observer for Karnataka, I think for 6 months, right? Last 6 months. And हाँ, मैं अक्टूबर से मैं कर्नाटका दिख रहा हूँ। So what is your, how is the state of preparations for BBMP in right now with AAP? बीबीएमपी की प्रिपरेशन को लेके तो अभी देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो लास्ट 6 मंथ में बीबीएमपी प्रिपरेशन किया है, वो बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी बन गई है। एंड दोनों पार्टियां अभी किसी भी तरह से अवॉइड कर रही हैं कि अभी बीबीएमपी ना हो एटलीस्ट 2 ईयर। वो न्यू असेंबली में लॉ लेके आई है, दोनों पार्टीज ने सपोर्ट किया है कि ठीक है बीबीएमपी अभी नहीं चलाते। एंड लोकल बॉडी नहीं होगी तो आपके जो लोकल इश्यूज है, जो डेली हम लोगों की लाइफ, जैसे घर से बाहर निकलते ही हमें क्लीनिंग चाहिए, रोड क्लीनिंग चाहिए, हमें सीवरेज क्लीनिंग चाहिए, उसके लिए कोई लोकल लीडर ही नहीं है वहां पे। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग ही नहीं है वहां पे। ये अफसरशाही चल रही है। और उसको कौन रन कर रहा है? वहां के एमएलए किसके हैं? बीजेपी, कांग्रेस। एंड वो लोग दोनों मिलके चाहते हैं कि अभी ये ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा करप्शन और बहुत बड़ा स्कैम है वहां पे। एंड उन लोगों ने देखा है कि लास्ट 6 मंथ में, 8 मंथ में आम आदमी पार्टी का बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा है। जब मैंने ज्वाइन किया था कर्नाटका, बेंगलुरु इलेक्शन को फोकस करके ही मुझे अरविंद जी ने वहां पे भेजा था। तो हम लोगों ने जब ज्वाइन किया, हमारे सिर्फ 3 ऑफिस थे वहां पे, एक स्टेट ऑफिस एंड 2 असेंबली ऑफिस थे। लेकिन अभी राइट नाउ आपको पता है कि बेंगलुरु सिटी में हम लोगों के कितने ऑफिस हैं? 37। वाओ, 37 ऑफिसेज हैं आम आदमी पार्टी के। एंड आम आदमी पार्टी को लेके लोगों का क्रेज, बेंगलुरियंस का क्रेज अमेजिंग। मैं आपको कुछ एक ऐसे एग्जांपल शेयर करूंगा
कि आप लोग कहेंगे कि इतना लोग दिल से वहां पे लाइक कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ हमने एक ऑफिस का इनॉग्रेशन किया राजाजी नगर, तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ था आम आदमी पार्टी का, आज ऑफिस का इनॉग्रेशन है, कुछ तैयारियां चल रही थी, चेयर्स वगैरह। सो एक वहां पे शख्स आए, उन्होंने कहा यार आम आदमी पार्टी का कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं कितने दिन से आप लोगों को ढूंढ रहा था। तो उसने कहा कि मैं आपको ना कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। तो वहां पे जो हमारे लोकल वॉलंटियर्स थे, उन्होंने कहा सर हमारे पास डोनेशन का ऐसा सिस्टम नहीं है, आप ऐसा करिए हमारी वेबसाइट पे जाइए। कहता बॉस मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आम आदमी पार्टी मेरे असेंबली में है, आप प्लीज मेरे से कुछ भी डोनेशन करिए। तो हम लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, आज का जितना भी लोगों का खाना है, ये चेयर है, माइक है, साउंड है, सबका पेमेंट मैं करूंगा, बस आपके सिस्टम से नहीं करूंगा, मैं अपने आप करूंगा। इस तरह का क्रेज है। फिर 3 4 5 लोग आए, सबने कुछ कुछ ऑफर किया कि मैं आपके मंथली ऑफिस के जितने एक्सपेंसेस होंगे मैं बेयर करूंगा। किसी ने वाटर का एक्सपेंसेस बेयर किया, किसी ने टी का एक्सपेंसेस, जिनको हम जानते तक नहीं, जो वो कहते हैं कि यार हमें तो इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी हमारे राजाजी नगर में है। Wonderful, wonderful. That's a great story. I have many more questions to ask you, but I'll give an opportunity to our guest, to our audience. Let me know if you have a question for Romi Bhatti. So I have a question. This is Arun. Go ahead, Arun. Yeah, तो आपने कहा तो इन लोग इलेक्शन डिले करने रहे हैं, तो वो डिले करेंगे तो हमें और एडवांटेज होगा क्योंकि हमारा रनवे अभी और लंबा बनेगा, लेकिन उनको क्या एडवांटेज है डिले करने में? सर उनको करप्शन करने के लिए ऑलरेडी छूट मिली हुई ना, उनके एमएलए और एमपीज मिक्स्ड हैं। और मुझे कुछ ऐसे सोर्सेज से पता चला है कि वो लोग कांग्रेस और बीजेपी वाले 27 एमएलए हैं, इंक्लूडिंग जेडी जनता दल के भी हैं वहां पे 2-3 एमएलए। वो सब लोगों की एक मीटिंग हुई एंड उन सब लोगों ने एक फंड इकट्ठा करके सीएम को भेजा कि किसी तरह से ये इलेक्शन को आप पोस्टपोन करते रहो। एंड असेंबली में एक उन्होंने इस तरह का लॉ पास करा दिया कि हम इसको डीलिमिटेशन एंड ये सब करना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। अगर डीलिमिटेशन करनी है तो ये इलेक्शन जो है सितंबर में ड्यू था, अभी मोर देन 6 मंथ ऑलरेडी इसको हो चुके हैं। वो लोग अभी भी इसको 1 साल कम से कम लिंगर ऑन करेंगे। लेकिन अरुण जी, मैं आपकी बात से ये सहमत हूं कि वो जितना लिंगर ऑन करेंगे हम उतना वहां पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारे पास वहां पे बूथ लेवल के कार्यकर्ता रेडी हो रहे हैं, बूथ लेवल के हमारे वहां पे सपोर्टर्स एंड वॉलंटियर्स हमारे पास एक्टिवेट हो रहे हैं। तो उतना ही हमें अच्छा टाइम मिल रहा है और हम स्ट्रांगली वहां पे इलेक्शन फाइट करेंगे। Thanks, Arun. Anybody else have a question? Yes, Vishnu, can I ask? Go ahead, Adi. भाटी जी, सो अगर वो लोग अभी इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक नया बिल आ जाए ताकि लोकल बॉडी इलेक्शन ही ना हो, जैसे भी दिल्ली में एलजी को ही सरकार बना दिया? देखिए अभी तक क्या है, ये लोग फ्रेंडली गेम खेल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी। जहां इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हो रही है, वहां पे ये इसी तरह की हरकतें करते हैं। दिल्ली को ले लीजिए, अभी बेंगलोर में सेम हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं आज का रिसेंटली एग्जांपल कि भद्रावती में अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं कर्नाटका में। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में भद्रावती एक छोटा सिटी है, आप कर्नाटका वाले हैं विष्णु, आप तो जानते होंगे। सो वहां पे हम लोगों के पोस्टर्स को बीजेपी वाले अभी फाड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो किस टाइप के स्केर्ड हैं आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर अभी आम आदमी पार्टी को लेके क्या चल गया। अभी हमने रिसेंटली गुजरात में इलेक्शन हुए हैं, वहां पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो खुद सीआर पाटिल ने वहां पे एक भाषण में बोला है, कहता है कि हमारी बीजेपी, हमारे गुजरात एक सोने की थाली थी, इसमें आम आदमी पार्टी आई और एक लोहे की कील की तरह ठोक दिया उसको। अब वो लोहे की कील हमारी सोने की थाली को खराब कर देगी। तो इनको ये बता देना चाहते हैं कि आपको मिट्टी के बर्तनों में खाना वापस खिला देंगे आम आदमी पार्टी वाले हैं। आपकी जो सोने की थाली है ना, इसको वापस खत्म करके मिट्टी के बर्तनों पे लेके आएंगे भारतीय जनता पार्टी वालों को। Nice. Sir, my name is Ankit and I am from Gujarat only, from Ahmedabad, Gujarat. Okay. Do you have a question? अच्छा,
मैं सर से कहना चाहता हूँ, उन्होंने अभी जो CR पाटिल का बात किया, तो अभी वो लोग गुजरात में पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। हम जैसे कि गोपाल इटालिया सर ने 2 वीक पहले बताया था कि अभी बीजेपी को गुजरात में एक्सपोज करने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम सूरत से एक्चुअली अभी इंस्पिरेशन ले रहे हैं। हम अहमदाबाद में है, हमारे अहमदाबाद में एक भी सीट नहीं आई है, पर फिर भी 2022 में हम मैक्सिमम सीट अहमदाबाद के आसपास का जो भी है विधानसभा का आ रहा है हमारा, तो हम वहां से लेके आएंगे। और हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं जो हालत अभी बीजेपी की गुजरात में है उसके ऊपर से। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड। एंड डेफिनेटली अभी गुजरात में मैं 4-5 मंथ्स रहा हूँ, एंड वहां पे इंटीरियर में गांव में घूमा हूँ, तो हर गांव में वहां पे 70-80% आदिवासी एरिया है गुजरात में। गांव में सड़कें नहीं है, ऐसी जगहों पे हम लोग गए हैं, तो वहां पे भी आम आदमी पार्टी को लेके लोगों में क्रेज है। दाहोद एक जगह है, दाहोद के इंटीरियर में मैं 25 किलोमीटर अंदर गया हूँ, वहां पे जाके मैंने मीटिंग की है। 700 से ज्यादा लोग एक मीटिंग में थे वहां पे। वो कहते हैं सर ईवीएम से आप कैसे बचाओगे, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। उनको ये डर है, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो आएगी लेकिन बीजेपी ईवीएम से एंड शराब से, पैसे से वोट्स खरीदती है। तो हमने उनको बोला है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अब चेंज की तरफ हैं आप लोग, चेंज के लिए काम कर रहे हैं, डेफिनेटली चेंज होएगा यहाँ पे। You used to be the co-convener, the co-observer. Co-observer. Yes. So you know that area pretty well. हाँ, बहुत अच्छे से। मैंने वहाँ पे मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट किया है वहाँ पे, और काफी घूमा हूँ मैं। You travel a lot, so I've seen you travel all around Karnataka. Like I think last time I logged in, I saw you were in Bidar, so you're like everywhere, traveling the state. So you probably understand the state of politics in Karnataka pretty well now. Like different parts, a very diverse state, very big state. So how do you see the state of politics in Karnataka right now? And what's the future of AAP at the state level? Yes. हम लोग स्टेबल अभी न्यू ग्रोइंग पार्टी हैं। हम लोगों को ट्रस्ट देना होगा जाके कि वी आर द पार्टी, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे ऑफिसेज भी ओपन कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर अपॉइंट कर रहे हैं, अपने तालुका इंचार्ज अपॉइंट कर रहे हैं, अपने बूथ लेवल इंचार्ज अपॉइंट कर रहे हैं। ये ट्रस्ट हमने लोगों को देना है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन आपका तो ऑफिस ही नहीं है यहाँ पे। सो मैं इसलिए कर्नाटका में टूरिंग कर रहा हूँ कि कर्नाटका के लोगों का फीडबैक आए, कर्नाटका के लोगों के बारे में जाने, वहाँ के कल्चर को जाने। कर्नाटका इतना रिच स्टेट है कल्चर वाइज, वहाँ पे नेचर वाइज। देखिए कर्नाटका का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं नॉर्थ कर्नाटका में जा रहा हूँ, इतना सारा वहां पे एयर से बिजली जनरेट हो रही है, ठीक है, वहां पे इतना सारा सोलर से बिजली जनरेट हो रही है, लेकिन वहां के लोगों को 8 आवर्स 10 आवर्स बिजली मिलती है, बाकी टाइम बिजली नहीं है। वो बिजली भी इतनी कॉस्टली है उन लोगों के लिए कि उनको 200 यूनिट का 1600 से ज्यादा पेमेंट करना हो रहा है। नेचर से बिजली जनरेट करके गवर्नमेंट वहां के लोगों को कंप्लीट बिजली नहीं दे रही, फुल बिजली नहीं दे रही, एंड उस बिजली को इतना कॉस्टली उन लोगों को सेल कर रही है। तो नेचर वाइज वहां पे इतना अच्छा है, कल्चर वाइज इतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ नेताओं की वहां पे नीयत ठीक नहीं है। वो नीयत ठीक करने की जरूरत है। अगर कोई वहां पे ईमानदार केजरीवाल जैसा नेता जाए, या केजरीवाल की पार्टी का नेता जाए, केजरीवाल का विजन जैसा नेता जाए, तो वहां पे 1 साल में जो बजट है वहां का, वही मुझे लगता है 1.5 टाइम 1 ईयर में हम लोग बजट कर देंगे। मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, स्टडी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि मैं अपने वॉलंटियर्स के साथ डिस्कशन करता हूँ। हम लोग कार से ट्रेवल करते हैं 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर इन ए डे इन कर्नाटका। तो लोकल वहां पे कभी हम नारियल पानी पीने के लिए रुके हैं, कभी चाय पीने के लिए रुके हैं। इस तरह से हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारे सर पे टोपी देख के ना सब लोग इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं आप बहुत अच्छे आए हैं, आप प्लीज आइए हमारे कर्नाटका में। तो लोग वेट कर रहे हैं। हमारे पास अभी रिसोर्सेज की कमी है, जिसको हमने धीरे धीरे डेवलप करना है। एंड 23 के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है कर्नाटका में। डेफिनेटली हम इस बारी कुछ अच्छा करेंगे कर्नाटका। So we are thinking about 2023. Yes, डेफिनेटली। हम लोग वहां पे ZPTP इलेक्शन है अभी नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में।
हम सभी सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, वहां पे सर्चिंग स्टार्ट हो गई है। अभी लोकल बॉडी का छोटी छोटी सिटीज में वहां पे इलेक्शन चल रहा है, तो हमने 10 और 15 डेज के टाइम पे हर सिटी में अपने कुछ कुछ कैंडिडेट्स को हमने वहां पे खड़ा कर दिया। अभी हम बीदर में गए तो बीदर में हमारे 8-10 कैंडिडेट्स हैं, सॉलिड कैंडिडेट्स हैं। मैं अभी कैंपेन की पिक्चर्स देख रहा था, वहां पे 50-100 लोग कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। Wonderful. We also won a lot of seats a few months ago, right? That's a local body election. ग्राम पंचायत At Gulbarga, I think we won a lot of. Yes. Gulbarga में. Are we capitalizing on these people who won, and we're trying to help them deliver some of the promises? Or Yes. हम लोग सबके टच में हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे लोगों को एजुकेट करना है कि उनके राइट्स क्या हैं, ग्राम पंचायत के राइट्स क्या हैं, वो हम उनको ट्रेन करते हैं। एंड उनको जूम पे हमने ट्रेनिंग भी दिया है ये कि वो किस तरह से डील करें। अगर उनको डायरेक्ट कुछ भी प्रॉब्लम है तो डीएम को कैसे कॉल करें, उनको डीएम को उनका कॉल सुनना ही पड़ेगा। ये उनका प्रोटोकॉल है कि एक ग्राम पंचायत मेंबर का कॉल डीएम को अटेंड करना ही होगा। तो उनको हम एजुकेट कर रहे हैं कि आपने गांव की प्रॉब्लम्स को डीएम को कैसे एस्केलेट करना है। Okay, wonderful. Okay. Anybody have any questions on this call for Romi Bhatti? Yeah, this is Jashwant. I have a question. Go ahead, Jashwant. Hello, Romi bhai. This is Jashwant. भाई, आप पता नहीं कहाँ से हो, आप दिल्ली से हो कि कहीं पे नॉर्थ इंडिया में, कौन सा स्टेट से पता नहीं, मगर लुक्स लाइक आपने साउथ इंडिया पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझ पा रहे हो अभी। तो मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ, तो आपको अभी साउथ इंडियन पॉलिटिक्स के लिए मेरे पास एक वर्ड है कि अभी साउथ इंडियन पॉलिटिक्स को मैं सुल्पा भरुते। ओके, तो आपको क्या लगता है अभी साउथ इंडिया में और दूसरे स्टेट्स है ना, जैसा कि आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, तो उन स्टेट्स के लिए आपको क्या लगता है और भी स्प्रेड करना बोले तो क्या करना पड़ेगा? हमारे पास, हाँ जसवंत, हमारे पास ना एक प्रूवन मॉडल है दिल्ली, जहां पे हमने डिलीवर किया है। एक छोटे से भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए और हमने दिल्ली में गवर्नमेंट बनाए कितने साल हो गए। तो अगर हम दिल्ली का डेवलपमेंट, वो आजादी के साल और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की जो लीडरशिप में हम लोगों ने 6 ईयर का टाइम है, उसमें जो डेवलपमेंट है अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कितना स्पीड से हुआ है, ये देखने की जरूरत है। तो ये हम लोगों को बताते हैं। साउथ इंडिया में हम लोग ये प्रूवन मॉडल लेके जाएं, सभी जगह पर ये बताएं, तो आज ऐसा कोई भी गांव साउथ इंडिया का नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को या दिल्ली मॉडल को नहीं जानता हो। दिल्ली मॉडल को वो ये कहते हैं कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब लोग जानते हैं। एजुकेशन पे वहां पे रेवोल्यूशनरी काम हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। किसी भी गांव में आप जाके बात कर लीजिए, एक 70 साल के आप अंकल से बात करेंगे तो भी वो आपको बताएंगे कि नहीं, दिल्ली में बहुत अच्छा एजुकेशन पे काम हुआ है। हेल्थ केयर सिस्टम पूरा, आज यूपी की, गुजरात की, जो बीजेपी के अपने स्टेट्स हैं, वहां पे जितना बुरे हालात है। मैं हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, इस पेंडेमिक में मेरे पास लखनऊ से पेशेंट आते हैं, बनारस से पेशेंट आते हैं। अब ये देखिए, दिल्ली में आ रहे हैं, और दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम से जो ये पेंडेमिक हुआ है और ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 50% पेशेंट्स तो दिल्ली के हैं एंड 50% पेशेंट सराउंडिंग स्टेट्स के हैं, जो दिल्ली में आके शरण मांग रहे हैं, किसी तरह से बेड मांग रहे हैं। तो दिल्ली मॉडल और ये जो हेल्थ केयर पे काम हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है कि बहुत अच्छा काम किया है। तो ये साउथ इंडिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई इस मॉडल को नहीं जानता। तो बस हमने लोगों को ये ट्रस्ट दिलाना है कि हम पार्टी, आम आदमी पार्टी साउथ इंडिया में बेस्ड है, साउथ इंडिया के लोगों के इश्यूज को रेज कर सकती है। जैसे कर्नाटका में बेंगलुरियंस काफी टाइम से इश्यूज को रेज कर रहे थे, बहुत टाइम से वो लोग हर छोटे से छोटे इशू को, लोगों के इशू को वो रेज करते थे।
तो इसी तरह से बाकी स्टेट्स में भी हम लोगों को जाने की जरूरत है एंड वहाँ के लोकल इश्यूज को रेज करें, लोगों की आवाज बनाएं, लोगों की आवाज को बुलंद करें। ये आम आदमी पार्टी करे तो लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होगा और उस स्टेट में आम आदमी पार्टी का अच्छा जनाधार बन जाएगा। Thank you, Jashwant. Thank you, Amit bhai. Yeah, just to follow up, just one thing I wanted to add. So हम पार्टी की तरफ से क्या कर रहे हैं इन चारों स्टेट्स में? जैसा कि कर्नाटका को एक अलग सा स्टेट ऑब्जर्वर मिला है अभी, मगर ये 4 स्टेट्स को ऐसा कुछ नहीं हुआ है पिछले 6-7 साल से, बस एक ही ऑब्जर्वर है चारों स्टेट्स को। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि अगर हर एक स्टेट को अलग अलग ऑब्जर्वर अपॉइंट किया तो अच्छा होगा उन स्टेट्स के लिए? ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास, मैं गुजरात का तो सिर्फ को ऑब्जर्वर था एंड कर्नाटका था। सो इलेक्शन के टाइम पे मुझे गुजरात से नहीं जाना था, सो मैंने ओवरलोडेड होके गुजरात में और कर्नाटका में काम किया। मेरा मोस्ट ऑफ टाइम गुजरात और कर्नाटका में ये 4-5 महीने बीता था। तो मैं घर से 25 डेज 26 डेज बाहर रहता था दोनों स्टेट्स के लिए। सो जब इलेक्शन हो गया गुजरात का तो मैं सीधा अरविंद जी के पास और पीएसी में गया कि सर अब मैं गुजरात नहीं संभाल सकता, क्योंकि घर पे भी टाइम देना है, कर्नाटका से भी मेरा फोकस उतना नहीं होगा। तो हमें ऐसे लगता है कि हमें फोकस्ड ऑब्जर्वर अपॉइंट करने चाहिए जो अपने अपनी स्टेट को लेके बहुत सीरियस हो और उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा टारगेट पॉइंट है कि मुझे यहाँ पे जीत हासिल करनी है, और वो वहां पे पूरा टाइम दे, वहां के लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन रखें, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अब हम यहाँ से कोई लीडरशिप नहीं जाएगी, कोई ऑब्जर्वर नहीं जाएगा, तो थोड़ा टफ रहेगा। तो मैं डेफिनेटली सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग होगी तो जशवंत भाई की बात रखूंगा कि हमें अब स्टेट वाइज अलग अलग ऑब्जर्वर अपॉइंट करने चाहिए। Thanks, Thank you, Jashwant. Romi bhai. Thank you so much. Actually, thanks a lot. what does a state observer do? What's the responsibility of a state observer? I don't think most of us know that. स्टेट ऑब्जर्वर एंड स्टेट इंचार्ज दोनों लोगों को कोऑर्डिनेशन करके वहाँ के पॉलिटिकल डिसीजंस को लेना होता है कि किस तरह से। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो सेंटर से कनेक्ट रहता है कि आम आदमी पार्टी का फार्मर बिल्स पे क्या स्टैंड रहेगा, वो स्टेट में इम्प्लीमेंट होना है। कुछ पॉलिटिकल ऐसे डिसीजन होते हैं जो स्टेट से लेके और सेंटर तक लेके आने हैं कि ये स्टेट का इशू है, इसको हमने सेंटर में रेज करना है। कौन सा इलेक्शन किस टाइप से उस स्टेट में लड़ना है, किन मुद्दों के साथ लड़ना है, वो कोऑर्डिनेशन भी सेंटर और स्टेट के साथ बनाने के लिए ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर एक तरह से आंख कान बन के जाता है सेंट्रल लीडरशिप की कि वहां पे सब कुछ एज पर पार्टी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड किस तरह से पार्टी को ग्रो करना चाहिए वो वहां पे अपने आइडियाज करता है। तो अभी जैसे मैं वहां पे स्टेट ऑब्जर्वर अपॉइंट किया हूँ तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैंने दिल्ली इलेक्शंस को 3-4 बारी दिल्ली इलेक्शंस को वहां पे खुद लड़वाया है, पंजाब इलेक्शन, गुजरात इलेक्शन। तो पार्टी को लगता है कि मेरे पास एक माइंडसेट है कि मैं किस तरह से इलेक्शन में जाना चाहिए पार्टी को, और वहां पे जो हमारे अभी क्रांतिकारी साथी हैं वो इलेक्शन की पॉलिटिक्स में कम थे, तो मैं जाके उनकी हेल्प करूं। Okay, good. Thank you for clarifying that. Anybody else have any question for Romi Bhatti? Hi, I have a different question on than this, and I've asked a couple of people. So, Who's this? This is Anurag. Hi, Anurag. Good. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बारे में क्या लोग आपसे बातें करते हैं और उसमें क्या इंटरेस्ट है लोगों का? अनुराग, मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस ने ना लोगों को इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो क्लाइमेट पे और एनवायरनमेंट पे सोचने के लिए मजबूर हों। वो लोग तो सिर्फ रोटी
कपड़ा और मकान के लिए अभी सोच रहे हैं। जिस हालात में देश को आज लेके आ गई हैं ये दोनों पार्टियां, तो बहुत कम लोग हैं कि जो इस खाने और डेली नीड्स की जरूरतों के बाद सोच पाते हों। ये आज इंडिया की रियलिटी है, जो आपको भी समझना होगा कि इन्वायरमेंट के लिए सोचने के लिए अभी लोगों के पास टाइम ही नहीं बचता। तो सुबह से और रात तक सिर्फ एक काम सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों की फीस कैसे भरनी है, मुझे अपने घर वाल का भाड़ा कैसे देना है, किराया कैसे देना है, बिजली के बिल कैसे देने हैं, मेडिकल के बिल्स कैसे देने हैं, और खाने का कैसे कंप्लीट करना है। इसी में आम आदमी की लाइफ इस देश में जा रही है। इसके अलावा अभी बहुत कुछ नहीं सोच पा रहा वो इन्वायरमेंट को लेकर। Okay, thank you. You're in a multi-specialty hospital, right? At this time, I think with COVID, how is it looking there? Is it very stressful for you with all the patients and yes, tough very situation? painful, very painful. मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं घर भी जाता हूँ तो बहुत डरता हुआ जाता हूँ कि मेरी घर में मदर है, सीनियर सिटीजन है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनको ना हो जाए। तो मैं बहुत डरता हुआ जाता हूँ। ऐसे ही दूर से सबसे करके सीधा अपने रूम में जाता हूँ। पूरा दिन भर में 10 बारी अपने को सैनिटाइज करता हूँ। मतलब ये मेरी अपना हो गया। एंड जो लोगों का मेरे पास दिन भर कॉल्स आते हैं, कोई गाजियाबाद से कॉल कर रहा है, कोई गुड़गांव से कॉल कर रहा है, कोई पंजाब से कॉल कर रहा है, सर प्लीज बचा लीजिए, एक बेड दे दीजिए। किसी बीजेपी के एमपीज की सिफारिश आ रही है कि एक बेड कैसे भी करके अरेंज कर लो। तो मैंने तो उससे मेरी थोड़ी हॉट टॉक होगी एक बीजेपी के एमपी से। तो मैंने कहा बॉस, आपने तो जो वोट है ना लोगों से मंदिर के नाम पे मांगी थी, मस्जिद के नाम पे मांगी थी, आज आप बेड्स की क्यों उम्मीद कर रहे हो? मैं कहा आप उस सिचुएशन में आप लेके आए हो, एंड अभी तक भी आप लोग कहाँ सोच रहे हो? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के चीफ मिनिस्टर कहाँ बात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की? दिल्ली का सीएम डेली दिन में 10 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हॉस्पिटल्स में विजिट कर रहा है। डिप्टी सीएम, हमारे हेल्थ मिनिस्टर सभी हॉस्पिटल्स में दिन भर घूम रहे हैं इस पेंडेमिक में। एंड यूपी या किसी भी स्टेट का सीएम आपने देखा है कि कहीं पे भी किसी हॉस्पिटल पर डिस्कशन कर रहा है? तो मैं कहा आप क्या बेड की उम्मीद कर रहे हो? It's pretty tough. Related to this question, you were in the hospital, running a multi-hospital before Aam Aadmi Party, right? So you must have Yes. dealt with the bureaucracy of other parties before also. Like, No, do you see? not before. मैं इसको 4.5 years से रन कर रहा हूँ हॉस्पिटल। Okay, but you were a businessman before, right? So you must have dealt with bureaucracy and the government, different governments. Have you dealt with before Aam Aadmi Party, or this is the first government you dealt with? Yes. मैंने आपको बताया कि मैं आईएससी मूवमेंट से इसलिए जुड़ा कि मैं ब्यूरोक्रेसी एंड इन सबसे बहुत फेड अप था। आज भी यहाँ पे आप दिल्ली पुलिस को ही ले लीजिए, मतलब वहां पे वर्स्ट सिचुएशन है। मतलब अभी भी किसी भी बात पे आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी तो अभी दिल्ली में क्या हालात हैं कि दिल्ली में सबको डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल 1 मिनट में सस्पेंड कर देगा, लेकिन बाकी जगहों पे तो सेम है अभी तो। But you see the difference, right? In Delhi, at least, the way the government. So what you hope for? 100% तो अभी चेंजेस नहीं आए, क्योंकि हमारे पास भी अभी इन लोगों ने हमारे पास से बहुत सारी शक्तियां छीन ली हैं। तो अभी उतना नहीं डरते, लेकिन डरते हैं कि अभी ये लोग रिश्वत नहीं लेते, कोई मिनिस्टर को नहीं जाता, किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं जाता। तो इसलिए ये लोग डरते हैं कि यार जब ऊपर के नेता भ्रष्ट नहीं है तो हम लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन अब ओपनली नहीं है, लेकिन है यहाँ पे। अभी ये नहीं कह सकते कि 100%। अगर हम लोगों को ये लोग जो हमारी 49 डेज की गवर्नमेंट थी ना, आज तक लोग उसका उदाहरण देते हैं। इवन ऑफिसर्स भी हंस के बताते हैं कि बॉस उस समय तो आप लोगों ने हमें डरा के रख दिया था। तो वो जो नायक वाली भूमिका थी ना 49 डेज में, अगर वो पावर्स वापस दे दें
तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, ये The सच है। anti-corruption bureau, right? That is the main thing, right? यस 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 यस। अरविंद केजरीवाल नेता हो और उसके पास वो पावर्स हो, तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। Hopefully in Karnataka, we'll have the police too, right? Yes, yes. Anybody else have a question for Rumi? Yeah, Datta here. Go ahead. I have a bit like different question. So it's about tourism. Karnataka is a beautiful state. तो यहाँ पे हम जो लोकल लेवल पे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं क्या कि टूरिज्म कैसे बढ़ा जाए, इनकम सोर्स कैसे क्रिएट किया जाए, so दैट एक अवेयरनेस होगा और आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी उस एरिया में। सर कल्चर वाइज, नेचर वाइज कर्नाटका मुझे ऐसे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही रिच स्टेट है, बहुत रिच। वहां पे इतना अच्छा नेचर है कि मैं कहता हूँ आप यूके जाइए एंड बारिश के बाद में कर्नाटका आइए, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। सब कुछ तो है वहां पे। मेडिकरी जाइए तो आपको स्विट्जरलैंड जैसी फीलिंग आएगी, वहां की कॉफी, वहां के चॉकलेट, उसको अपने डेवलप करना होगा। हाँ तो ये तो आई मीन लाइक विथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, कि हम लोगों को एजुकेट कैसे करें कि आपका ये जो लोकेशन है बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसको मार्केट करना चाहिए, तो उसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं क्या? वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं कि किस टाइप से इसको एजुकेट करके। और मेरी अपने साथियों से बात होती है जब हम टूरिंग पे होते हैं, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार यहाँ पे अगर रिजॉर्ट बना दें तो क्या दिल्ली से लोग घूमने इधर नहीं आएंगे? हम दूसरी अगर हम यूरोप जा सकते हैं तो ये इंडिया का यूरोप है, अब यहाँ पे भी तो वो फैसिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा फैसिलिटेट कर दें तो हो सकता है। लोगों को एजुकेट बाद में करें, अगर हम फैसिलिटेट कर दें, वहां पे इंफ्रा को अच्छा कर दें, तो डेफिनेटली लोग वहां पे आएंगे। अगर एक रिजॉर्ट बढ़ता है और 100 लोग वहां पे डेली टूरिज्म के लिए आते हैं, स्टे करते हैं, तो लोकल एरिया के मुझे नहीं लगता कि 500 से ज्यादा लोगों को डेली का अच्छा रोजगार मिलेगा। तो इस टाइप से अगर हम डेवलप कर दें वहां पे कुछ भी, तो बहुत अच्छा आइडिया है। और मेरे माइंड में भी है, मैं वहां की लीडरशिप से भी डिस्कशन कर सकता हूँ, करता भी रहता हूँ कि हमें यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। रिसोर्ट तो एक बड़ी बात है। एक छोटी बात बोलूंगा कि जैसे कि महाबलेश्वर में जो छोटे छोटे घर वाले जहाँ के जो रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया कि वो नीचे रहते हैं और ऊपर के 2-4 कमरे उन्होंने ऐसे बनाए, वैसे कोकन में भी है, तो वहाँ पे वो लोगों को सारी फैसिलिटीज देते, लाइक रेस्टोरेंट जैसी, सॉरी होटल जैसी फैसिलिटीज देते, खाना भी प्रोवाइड करते। तो उस एरिया में सोच रहा था कि अगर हम उनको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा कुछ बिल्ड करो, जो भी थोड़े वेल्दी है जो बना सकते, और बाकी लोग तो रोजगार भी बिल्ड हो जाएगा वैसे करेंगे तो। दत्ता, ये कब पॉसिबल होगा कि हमें वहां की सड़कें अच्छी करनी होंगी, हमें वहां पे इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, तभी तो वहां पे टूरिस्ट जाएगा ना। That's true. हाँ, सो हमने गवर्नमेंट की, जब तक गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं होगी, इसको डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को इच्छा शक्ति चाहिए कि वहां पे अच्छे सड़क रोड्स को बना दे। अगर मुझे बेंगलोर से 400 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो आपको पता है कि कितना टाइम लगता है, 7-8 आवर्स लगते हैं। एंड अगर मुझे दिल्ली से, नॉर्दर्न इंडिया की मैं बात करूं, चंडीगढ़ जाना है, तो मैं 4 आवर्स में चला जाता हूं। तो इस पे काम करना होगा। अगर मुझे मसूरी जाना है तो मैं यहाँ पे 5-6 आवर्स में मसूरी जाके कहीं पे भी स्टे कर सकता हूँ, अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन सेम अगर मैं कर्नाटका में कहीं पे भी जाता हूँ तो रोड्स उतने अच्छे नहीं है। वहां पे 8 ईयर से 10 ईयर से काम चल रहे हैं, वो सड़कें ऐसी आधी अधूरी पड़ी हैं, बहुत स्लो चल रहा है वहां पे जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है वो। तो टूरिज्म के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, तभी टूरिज्म बढ़ सकता है, क्योंकि टूरिस्ट जाके फैसिलिटी चाहता है। वहां पे इतने अच्छे जंगल्स हैं, आप जंगल सफारी वहां पे करिए, टाइगर्स आपको घूमते हुए दिखेंगे, इतने सारे वहां पे फॉल्स बने हुए हैं, नेचुरल फॉल्स हैं। ये सब डेवलप कर सकती है गवर्नमेंट अगर अच्छी इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन सबसे पहले आपको सड़कें अच्छी करनी होगी, बेसिक फैसिलिटीज को इंक्रीज करना होगा। Okay, thank you for answering. Thanks, Datta. Anybody else have a question?
कर्नाटका के लीडरशिप के बारे में बोलेंगे रोमी भाई थोड़ा? हाँ, आप बताइए क्या कर्नाटका की लीडरशिप के लिए क्या जानना चाहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग टीम कैसा है आपका? कौन कौन है, कितना, कैसा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कैसा है कर्नाटका में का? कहाँ तक मतलब प्रेसिडेंट से लेकर नीचे वार्ड लेवल, बूथ लेवल तक कैसा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन कैसा बिल्ड हुआ है? अभी हम लोगों का इनिशियली क्या था कि हमने सिर्फ बीबीएमपी पे फोकस करें एंड एक दिल्ली मॉडल की तरह बीबीएमपी को डेवलप करें, वहां पे गवर्नमेंट बना के एंड रेस्ट ऑफ कर्नाटका को दिखाएं कि हम एक अच्छी गवर्नमेंट रन कर सकते हैं और एक मॉडल बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने बीबीएमपी इलेक्शन को डिले कर दिया है, तो हमें रेस्ट ऑफ कर्नाटका पे हमारा पहले फोकस नहीं था। हमारा ये था कि हम पहले पूरी पावर के साथ बीबीएमपी को लड़ें, उसके बाद हम रेस्ट ऑफ कर्नाटका पे फोकस करें। लेकिन जब हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग चल रही है बीबीएमपी इलेक्शन के लिए, तो जब वहां पे लिंगर ऑन दिखा तो हम लोगों ने रेस्ट ऑफ कर्नाटका पे भी फोकस स्टार्ट किया है। तो अभी हमारे जैसे हुबली धारवाड़ है, वहां पे बहुत अच्छी टीम बनी हुई है और बहुत अच्छा काम चल रहा है वहां पे। मैसूर में भी हमारी अच्छी टीम है। तो इस तरह से कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके हम उस टीम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं एंड वहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अलावा नीचे की जो टीम है उनके वो भी सब अपॉइंट हो गई है। हम लोग हुबली धारवाड़ में इस बारी बीबीएमपी के बाद अगर कुछ बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं तो हम हुबली धारवाड़ में करेंगे। वहां पे बहुत अच्छी टीम है। मैं अभी वहाँ 3 दिन रुक के आया हूँ एंड हम लोगों ने वहाँ पे ग्राउंड पे भी देखा है, वहाँ के बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी टीम है, लोगों में बहुत उत्साह है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी वहाँ पे आए। We also created the Aam Aadmi Hospital, right, in Bangalore. Aam Aadmi Mohalla Clinic. Mohalla Clinic, out of our own initiative, and I think the last time we heard in January was the response was very good. The former speaker also came to inaugurate it, I think, or later on. So how is it going along now? Like, हाँ, जो फॉर्मर स्पीकर हैं उन्होंने इनॉग्रेशन के लिए नहीं आए थे, वो जस्ट विजिट करने के लिए आए थे कि मैं भी देखूं। उनको दिल्ली आने का मौका नहीं मिला होगा कभी, तो उन्होंने देखा कि दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक के स्टाइल में बना है, तो मैं देखता हूं कि कैसे रन हो रहा है। सेम दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट है, वहां पे फ्री मेडिकेशन भी होती है, फ्री वहां पे टेस्ट भी होते हैं, जिस टाइप से हम दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक करते हैं। तो एक एनजीओ रन कर रही है उसको, वहां पे हमारी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने एक एनजीओ बना के उसको रन कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग इतने खुश होके जाते हैं एंड वहां से हर 3-4 दिन बाद एक ना एक वीडियो आती है कि भाई वो इतना खुश है, वो गरीब था, उसको इलाज कराने के पैसे नहीं थे, वो मोहल्ला क्लिनिक आया, इतने सारे टेस्ट उसके फ्री हुए। मंथली लोगों का जो बजट है कि 3-4 थाउजेंड जिसको लॉन्ग टर्म की बीमारियां हैं उस पर खर्च हो रहा था, वो मोहल्ला क्लिनिक जाके अपना ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, वो फ्री मेडिकेशन उनको चल रहा है, तो काफी हेल्पफुल हुआ है। लेकिन एक मोहल्ला क्लिनिक से बेंगलोर में कुछ नहीं होना, और हम क्योंकि सरकार नहीं है तो हम एक मॉडल ही बता सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का बीबीएमपी में गवर्नमेंट बनती है तो वो एंटायर वार्ड में जितने भी वहां पे 243 वार्ड्स हों या 198 वार्ड्स हों, हम सभी वार्ड्स में एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। ये हम लोगों का एक तरह से मैनिफेस्टो है, लोगों के साथ कमिटमेंट भी है कि अगर हम बीबीएमपी में आए तो हर वार्ड में एक एक एटलीस्ट, हो सकता है कि बड़े वार्ड में हम लोग 2-3 पे भी चला जाए, लेकिन इनिशियली हम लोगों ने एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाना है। How's the media coverage for Aam Aadmi Party in Karnataka? Is the media covering us as an alternative, as an option? मीडिया लाइक करती है, मीडिया ऑफ द कैमरा हम लोगों की बहुत तारीफ करती है, खुश भी होती है, लेकिन उनकी लिमिटेशंस है, उनकी मजबूरी है कि उनको कर्नाटका गवर्नमेंट से फंड चाहिए या बीजेपी से फंड चाहिए, उन लोगों की भी लिमिटेशन है। लेकिन मुझे कोई खास कंप्लेंट नहीं है, मीडिया सपोर्टिव है। Oh, that's good. Anybody else have a question? Yeah, can I ask, Vishnu? You go ahead, Ravi. So in Bangalore, there are lots of migrant people. They work in different industry, including IT to probably working class labor too. So how Aam Aadmi Party is planning to include them as a voter? Because most of them, they try to keep their voter ID from home address. They don't want to become voter from other places.
So how are we planning to include them? सो अभी हम लोग पीछे भी ना, हम लोगों ने बेंगलोर में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने वोटिंग के लिए कैंप, आम आदमी पार्टी ने अपने सभी वार्ड्स में वोटिंग कैंप लगाए थे कि हम ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट करेंगे। तो वो कैंप्स हम लोग टाइम टू टाइम वहां पे रन करते रहते हैं। एंड हम लोगों का जो डोर टू डोर प्रोग्राम है, उसमें भी हम लोग ये जानकारी लेते रहते हैं वोटर लिस्ट के साथ कि आपकी यहाँ पे वोट है कि नहीं है और कितने लोग इस घर में रह रहे हैं। तो वो उन लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि उनको वोट यहाँ पे भी बनानी चाहिए, एंड हम लोग उनकी हेल्प भी करते हैं। Thank you. So people are willing to register as voter. यस, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं रजिस्टर कराने के लिए। एक कैंप में हमारे मोर देन 100 वोट्स एक दिन में एक वार्ड में उन लोगों ने बनाए भी हैं। ऐसे कई जगहों पे हो रहा है। Right. तो वो हम लोग प्लान करते रहते हैं, मंथ में और 2 मंथ्स में एक बार हम वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप भी रन करते हैं। So अभी एक आपने बोला कि BBMP में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है या उनके कैंडिडेट जीतते हैं तो हर मोहल्ला में एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। तो ये हमारा गोल है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सूरत में जो काउंसलर जीते हैं उन्होंने एक वेंटिलेटर हॉस्पिटल बनवाया था। मीन्स छोटे से रूम में एक वेंटिलेटर फैसिलिटी दी थी ऑक्सीजन के लिए, ताकि कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जाए, उनको कुछ हेल्प की जाए। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। सो आगे इन फ्यूचर में हो सकता है बाई चांस मेजॉरिटी ना आए, उम्मीद करते हैं कि फुल मेजॉरिटी आए। तो इन सब चीज़ों को कैसे डील करेंगे, क्या प्लान रहेगा? देखिए, जब भी आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं ना, तो आपको बुरी ताकतों से लड़ना होता है। तो यही मेरे सूरत के कॉर्पोरेटर्स के लिए मैसेज है और यही हमारा बेंगलोर के लिए मैसेज रहेगा कि ये बुरी ताकतों से हमें हमेशा लड़ना रहेगा, क्योंकि हम लोगों एक नेक काम के लिए निकले हैं। तो बुरी ताकतें हमारे बीच में आके रोड़ा लगाएंगी, तो करेंगे, इनका भी सामना करेंगे, फेस करेंगे। इनसे डरते तो अपने घर में ही नहीं बैठते। Right. इनसे डरने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी में सारे क्रांतिकारी हैं। Thank you. Have you got a chance to eat our Karnataka food? I've taken liking to idli, sambar, and dosas Every day. and everything. Every day. Every day. एंड मेरा एक स्टाइल रहा है कि मैं गुजरात में हूँ, सो मैं गुजराती फूड खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में मेरे घर का खाना तो मैं रोज खाता हूँ। तो अगर मैं गुजरात में गया हूँ तो वहाँ के ट्रेडिशन को और वहाँ के फूड को टेस्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो मेरा ये फोकस रहता है। तो अभी मैं कर्नाटका में जाता हूँ, हर जगह रागी गोला खाया है मैंने। रागी गोला कितने, ठीक है, डोसे खाए हैं, वो सब मैं एवरीडे मेरा वही ब्रेकफास्ट लंच होता है जो वहाँ पे ट्रेडिशनल है। So you're immersed in the culture. Yeah, मैं enjoy कर रहा हूँ। Yeah, Vishnu, this is Arun. I had something to say. Go ahead, Arun. हाँ बाटी सर, मैं बैंगलोर में था 1987 के आसपास, और उस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा था, एयर कंडीशन क्लाइमेट था। लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ कि अभी बहुत गर्मी है। तो अगर आम आदमी पार्टी पावर में आए, हमारे हाथ में है कि ये रिवर्स करे और जैसे दिल्ली में कर रहे हैं ना हम, we are building a park like like New York, so Bangalore also we should plant so much of trees that you can reverse what happened all these years in Bangalore. Yes, 100% एग्री करता हूँ अरुण जी आपसे। जब मैं जवान हो रहा था ना, टीनेजर से ऊपर जा रहा था, तो हम लोगों के लिए एक सपना होता था कि बेंगलोर का अगर कभी घूमने का मौका मिले तो मजा आ जाए। सो उस टाइम पे तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाया क्योंकि हम लोगों की फाइनेंशियल्स एंड वो कंडीशन नहीं थी। लेकिन अभी मैं गया हूँ तो मैं रियली मैं बहुत मायूस हुआ हूँ बेंगलोर को देख के कि किस तरह से वहां पे उपेक्षा हुई है उस बेंगलोर की। इंफ्रा को वहां पे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई वहां पे इन्वायरमेंट पे काम नहीं किया। इतने डस्ट वहां पे उड़ रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, जबकि इतना ट्रैफिक नहीं है जितना दिल्ली में है। दिल्ली में बेंगलोर से मुझे ऐसे लगता है कि 3 times मोर ट्रैफिक है।
उसके बाद भी दिल्ली को कैसे मेंटेन किया, सिर्फ प्लानिंग की वजह से एंड पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति से। एवरीडे सब चीज मॉनिटर हो रही है वहां पे, लेकिन वहां कोई फिक्र करने वाला ही नहीं है। वहां पे पता चलेगा कि ये रोड का टेंडर उसके पास है। लेक्स, कितनी सारी लेक्स थी वहां पे बेंगलुरु में, सबके सब नेताओं ने कब्जा कर लिया। कोई पार्क नहीं छोड़ा वहां पे, सब नेताओं ने कब्जा करके मॉल बना के वहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना के छोड़ दिया। आज बेंगलोर में अभी लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में वहां पे बाढ़ आई है, लोगों के घरों में पानी घुस गए। वो रीजन ये है कि लेक्स को उन्होंने फिल कर दिया है। तो वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स ने दोनों हाथों से दबा के लूटा है बेंगलोर को, वहां के कल्चर को, वहां के इन्वायरमेंट को, वहां के लोगों को दबा के लूटा है। So that's pretty sad. I think we saw there's some in our promises we have some lake revitalization in BBMP, right? Like अभी हम लोगों ने एक लेक का प्रोटेस्ट किया, वहां पे हमारे सिटी प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को पुलिस ने लिटरली कि जैसे उन्होंने कोई मर्डर करके लेके जा रहे हो, 10 लोग उसको घसीटते हुए बस में ऐसे डाल के लेके गए हैं। लास्ट मंथ का ही अगर आपने वीडियो देखा हो, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो ये हाल हुआ है। इस तरह से हम लोगों के साथ वहां पे बिहेव हो रहा है। हम लोग क्या वहां पे कर रहे थे, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लेक को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे महिला कार्यकर्ताओं के साथ वहां पे बदसलूकी की। फिर मैं खुद गया हूँ वहां पे पुलिस स्टेशन में, एंड मैंने वहां पे जाके शोर मचाया कि व्हाट इज दिस। मतलब हम लोग क्रिमिनल हैं, हम लोग बेंगलोर के लिए लड़ रहे हैं, एक लोग को बचाने के लिए। वहां पे वो जो कब्जा कर रहा है लेक पे, आप हम लोगों को किस तरह से बिहेव करते हुए लेके आए हैं। किसी के वो ये पीछे से ये फट गया है, किसी की चप्पलें वहां पे छूट गई, इस तरह से पुलिस ने बिहेव किया और उनको बसों में भर के लेके आए हैं। How do you deal with this as a person when you see like so much resistance to trying to do some good work and some bringing some issues to the forefront, and you get so much resistance from the administration? How do you deal as a person? You must have, I think, since the IAC days, you must be observing this resistance from police against these movements. How do you as a person deal with all this? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों की इंटेंशन और नीयत क्लियर है तो हमें बहुत पावर मिलती है अंदर से। एंड हम किसी भी अच्छे काम के लिए, गुड कॉज के लिए निकले हैं, तो ये जो बुरी ताकतें हैं ये हमें परेशान करेंगी, ये हम जानते हैं। और लेकिन हमें इंटरनल इतना मजबूत होना है, इंटरनल इतना स्ट्रांग होना है कि हम इनके आगे ना तो टूटें और ना झुकें। हम लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। जैसे हम लोग, हमारे बेंगलुरु के कार्यकर्ता भी पुलिस स्टेशन से निकल के आते हैं, वो सब लोग बहुत भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए सब लोग आते हैं। I just wanted to know the BBMP budget, how is it structured, how much is the total budget, how is the allocation right now, and where the corruption is happening, what are the main practices by the people, where the Very good, the corruption happening. Very good question. आदि हम बीबीएमपी बजट को आज 11,000 करोड़ रुपीस का बजट वो बीबीएमपी कहती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो हाउस टैक्स है सबसे बड़ा करप्शन है वहां पे। मैं बेंगलोर का बजट डिस्कशन किया, हमने बहुत रिसर्च किया उस पे। हम लोग इस बजट को बिना हाउस टैक्स बढ़ाए, जो रेजिडेंशियल टैक्स है उसको हम लोग हाफ करके भी इस बजट को 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं विद इन 2 ईयर। हम लोगों के पास वो प्लान है। ये हम लोगों को गवर्नमेंट रन करने दें बीबीएमपी में। हम इस बजट को 25 करोड़ रुपीस विद इन 2 ईयर, एंड जो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स है उसको हाफ करने के बाद, मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये क्लियरिटी हो कि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स को रेजिडेंशियल को हाफ करेंगे एंड इस बजट को हम 2.5 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। ये हम लोगों के पास प्लान है, हमने रिसर्च किया हुआ है। और जो भी मोस्ट कॉमन करप्शन की प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या, थोड़ा एग्जांपल लिए हमारे जो व्यूअर्स उनको भी पता चले। सर लीडर्स हैं वहां पे, बस इन लीडर्स को अगर आप जेल भेज दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि लीडर्स को आप, एक भी लीडर को आपने जेल भेज दिया ना, तो जो अफसर हैं
ब्यूरोक्रेट हैं वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे, उनको पता है कि अब वहां पे ईमानदार शासन आ गया है, तो वो तुरंत बंद कर देते हैं। बट जब लीडर उनसे हिस्सा मांगते हैं, लीडर उनको शेयर मांगते हैं, तो वो लोग करप्शन करने के लिए खुली छूट हो जाती है उनको। राइट, एक बीबीएमपी के जेई के पास 11 फ्लैट्स बेंगलोर में मिले हैं, 4 करोड़ रुपीज उसके लॉकर में मिले हैं। अभी लास्ट 6 मंथ पहले मैं न्यूज कोई पढ़ रहा था। तो इतना रिच है एक बीबीएमपी का जूनियर इंजीनियर, बिना लीडर्स की सहमति के तो नहीं होगा ना। बट एट दिस पॉइंट अभी हम लोग सिर्फ बीबीएमपी फोकस कर रहे हैं, तो उस केस में नहीं, पुलिस तो अभी हमारे हम पास है। ऑल ओवर कर्नाटका फोकस कर रहे हैं। Okay. अभी लास्ट मंथ से पार्टी का पूरे कर्नाटका पे फोकस है। सभी लोकल बॉडी इलेक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जेडपीटीपी इलेक्शन जो ऑन गोइंग है जून तक, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड जो भी इलेक्शन अभी कर्नाटका में छोटा होगा या बड़ा होगा सिटी वाइज, हम सभी इलेक्शंस में फाइट करेंगे। थैंक यू। I recently saw some videos of people in the Karnataka Assembly. They were talking very highly of the Delhi government and the school and hospitals, and these are like non-AAP leaders. So is there some chance of these leaders talking very highly of us joining our party in the future? Don't know, ऐसे एक्चुअली वो दबी जबान में तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लियर हार्ट के लोग होते हैं ना, कभी ना कभी तो तारीफ मुंह पे आई जाती है उनकी। और ये सच है कि अभी आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर असेंबली में नहीं बैठता, लेकिन 23 में मेजोरिटी में हम लोग वहीं पे बैठेंगे। और जो भी अच्छे लोग होंगे, मैं तो सबको ऑफर करता हूँ कि आप प्लीज, ये क्रांतिकारी है, ये रेवोल्यूशन है, अब इसको ज्वाइन करिए। दूसरी पार्टियों में लोगों का कईयों का दम घुट रहा है, एंड अभी आपको अच्छी न्यूज मिलेंगी कि कुछ अच्छे लोग आम आदमी पार्टी को, बड़े लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं कर्नाटका में। Oh, that's good. That's big news. Actually, I will take one question from Facebook. Okay. This question was briefly answered. So, would like to know more in detail. So, one person named Ram Niwas, he asked like, so जो रूरल एरिया जहाँ हम लोग इलेक्शंस जीते हैं, जिला पंचायत हो या अदर लोकल बॉडी इलेक्शन, तो वहाँ पे हमारे जो कॉमन काम है, हम किस तरीके के काम करते हैं, कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बढ़ा रहे हैं, तो एक व्यूअर्स ने हमारे फेसबुक पोस्ट पे पूछा है। तो अभी तो जो लोग लास्ट 3-4 मंथ्स पहले हम लोग जीते हैं, हम लोग उन लोगों को ट्रेनिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि आप लोग डीएम से कैसे बात करें, आप लोग एसडीएम से कैसे बात करें, आप लोगों को तहसीलदार के पास जाके कैसे बजट के लिए बात करें, या वहां पे आपके गांव की समस्या को लेके जाना है, तो वो हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा और हम लोग वहां पे स्ट्रेंथन भी होंगे। Thank you so much, Romy, for being our guest. At the end, I would like to leave the forum for you if you want to leave us with something or how we can help you and the Karnataka or anything that we can do to help the cause. Yes. मेरी कर्नाटका के लोगों से और आम आदमी पार्टी के जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को एक मंच पे आना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये जो बुरी ताकतें हैं, जिन ताकतों ने आज हमारे देश को, आज देश के लोग जिस हालात में हैं, आज देश के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़फ के मर रहे हैं, ये सिचुएशन एक दिन में क्रिएट नहीं हुई। ये बहुत प्लान्ड सिचुएशन है और इसको ये पार्टियां लेके आई हैं इस मोमेंट पे। आज 1 साल में अडानी की जो नेटवर्थ है वो 100 टाइम्स ग्रो कर रही है, और जो आम आदमी की कमाई है वो 0 पे जाती जा रही है। तो हम लोगों को सोचना होगा। तो सब लोगों को इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, लाने के लिए, सभी लाइक माइंडेड लोगों को, अच्छी ताकतों को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को मजबूत करना पड़ेगा। तभी ये देश धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति से ऊपर आएगा और हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम लोग हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की बात करेंगे, और हम अच्छे टूरिज्म की बात करेंगे, कर्नाटका के लोगों की वेल्थ की बात करेंगे। ये तभी पॉसिबल है। फार्मर्स
तभी सुसाइड करना बंद करेंगे, तब हम किसी एक अच्छे लीडर को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरा जो सपना है, जो अच्छे लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों का सपना है, वो अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मंच पे आइए, एकजुट होइए। एक बारी आपने कांग्रेस को भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है, एक बारी इस नेक आदमी को मौका देके देखिए, डेफिनेटली चेंज होगा। दिल्ली वाले वो चेंज महसूस करते हैं, दिल्ली वाले फील करते हैं। अगर देश के लोग भी वो फील करना चाहते हैं तो एक मंच पे आइए बस। धन्यवाद गेड़ा। Thank you so much. It's been a pleasure having you as a guest. I wish you all the success in the future and hope to meet you soon in person. Sure. Thank you very much. Thank you.